नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जो है कि जो रिलेटिविस्टिक का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसके जो है कि लगभग में हमने कितने क्वेश्चन लगभग में कितने हमने जो है कि 29 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक ना? अब इसमें जो है कि हम बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको करेंगे और साथ ही में जो क्वांटम मैकेनिक्स का हमारा कोर पार्ट है, उसका भी हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक ना? और साथ ही में जिन बच्चों को जुड़ना है हमारे टेस्ट सीरीज़ के इनिशिएटिव से वो 99 का पेमेंट करके 96483620 पर हमको स्क्रीनशॉट भेज देंगे, हम उनको ऐड कर देंगे, ठीक ना? चलिए शुरू करते हैं, वो सब दूर की बातें हैं। पहला क्वेश्चन 13 है हमारा कि 1 केजी मास इज़ कंप्लीटली कन्वर्टेड इंटू द एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन इज़ 1 किलोग्राम क्या होता है? द्रव्यमान पूरी तरह से क्या होता है? ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो प्राप्त ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? सिंपल सा बहुत ही क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें जो फ़ॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है? E बराबर mc स्क्वायर। m की वैल्यू क्या है आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना होता है हमारा 1 किलोग्राम है, 1 इंटू कितना इसका एनर्जी है हमारा इसकी सॉरी सी की वैल्यू है 3 इंटू 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 10 पावर 16, ठीक ना? ये हो जाएगा हमारा, इसका यूनिट हो जाएगा जूल, ठीक ना? तो ये उसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा बी। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। ऐसे क्वेश्चन ही आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ ए पार्टिकल। तो किसी कण का आपेक्षिक द्रव्यमान क्या होता है? जो रिलेटिविस्टिक मास होता है क्या होता है? हमेशा इंक्रीज विद वेलोसिटी। क्या होता है? जब हमारा ये फार्मूला होता है m इज इक्वल्स टू एम जीरो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जैसे जैसे क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, अप्रोच करेगा क्या सी को, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा m की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। इसी को बोलते हैं हम लोग मास डायलेशन। इसी को क्या बोलते हैं? मास डायलेशन, ठीक ना? तो इसमें जो कि 31 का आंसर क्या होगा हमारा? इंक्रीज विथ वेलोसिटी। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग एट ए रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी इज। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना? क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम ई जो लिखते हैं, ई क्या होता है? टोटल एनर्जी होता है। क्या होता है? ई टोटल एनर्जी होता है। किसके बराबर होता है? बराबर होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस किसके बराबर होता है? हमारा रेस्ट मास एनर्जी। यहाँ लिख देता हूँ मैं पूरा, फिर उसके बाद से लिख लेंगे हम लोग रेस्ट मास एनर्जी। इसको लिख लेते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा एम जीरो सी स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या होगा हमारा? एम सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एम क्या है हमारा? एम यहाँ पे है रिलेटिव। एम का जो फॉर्मूला है क्या हमारा? एम इज इक्वल टू एम जीरो सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है। ये हमारा फॉर्मूला होता है रियल सेंस में। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? एम सी स्क्वायर माइनस एम जीरो सी स्क्वायर। तो हमारा कौन सा इक्वेशन सही होगा? ये हो जाएगा सी। देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको जो है कि अच्छे से समझ लीजिएगा। 32 के बाद से जो है कि देख लेते हैं हम लोग कौन सा हमारा नेक्स्ट है। 33। 33 में बोला गया है कि ये फ्रेम ए इज मूविंग रिलेटिव टू अनदर फ्रेम बी। एक फ्रेम क्या है हमारा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहाँ लिख देता हूँ इस तरीके से। फ्रेम क्या है? ए है। दूसरा फ्रेम क्या है हमारा? बी है। क्या हो रहा है? बी फ्रेम ए इज मूविंग रिलेटिव टू अनदर फ्रेम बी विद वेलोसिटी वी। बी की क्या वेलोसिटी? बी है, along the x axis। if the length of a rod placed in a frame a is, a में जिसको रखा गया है, इसमें क्या रखा गया है? इसको रोड को सपोज कीजिए, रोड को जो रखा गया है, ठीक ना? इस रोड का जो लेंथ कितना है हमारा? इसका लेंथ है एल, एल लेंथ है। देन द लेंथ ऑफ द रॉड ऑब्जर्व इन फ्रेम बी विल बी। तो बी में अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से खड़ा है, वो क्या करता है? मेजर करता है किसका? इस लेंथ को। तो क्या होगा? उसका लेंथ कितना हो जाएगा? ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 33। होप आप सभी लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो 33 का आंसर क्या होगा? लेस देन एल। जो है कि अच्छा, ये ऑप्शन दिया हुआ इस तरीके से ना, ठीक ना? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए, सिंपल सा इसमें जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है वो पूछा गया है। जो हमारा क्या होता है? लेंथ होता है। जब मूविंग हमारा है तो एल की वैल्यू निकालेंगे, तो एल की वैल्यू क्या होती है? एल जीरो अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर।
इस फार्मूला को बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है जब वेलोसिटी क्या होता है हमारा, अप्रोच करता है नियर सी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, लेस देन एल। एल जो हमारा है, ये जो एल है हमारा, ठीक ना, ये एल जो क्या है, इससे क्या हो जाएगा, इसमें जब मेजर करेंगे जिसकी वेलोसिटी क्या है, वी है, तो क्या होगा, ये घट जाएगा, क्या करेगा, घट जाएगा, ठीक ना। एल जीरो का किसके बराबर होगा, एल के बराबर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग, ठीक है 34। इसमें बोला गया फॉर ए पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास एंड द मोमेंटम p, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय। बोला गया है कि शून्य विराम द्रव्यमान, क्या बोला गया है, शून्य विराम द्रव्यमान और p संयोग वाले कण के लिए कण की गतिज ऊर्जा किसके द्वारा दी जाती है। सिंपल सा बहुत ही फार्मूला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 34, ये जो इक्वेशन होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का, सॉरी एनर्जी का जो होता है, क्या होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी पावर फोर। हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, एम जीरो स्क्वायर सी पावर फोर है। इसमें बोला गया है क्या कि पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास। रेस्ट मास कितना है इसकी, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, जीरो है, मतलब कि एम जीरो की वैल्यू कितनी है आपकी, जीरो है। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। एंड मोमेंटम क्या है, पी है, तो सिंपल सा फार्मूला है जो इसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर, डेट मीन्स क्या हो जाएगा, पी सी। 34 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें है ही नहीं। 35 देख लेते हैं, द जनरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम इन रिलेटिविटी वेर गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया है। तो 35 क्या है हमारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। जब मैं पढ़ाया था आपको तो बताया था कि गैलीलियो ने दिया एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसमें क्या बताया इसने, इसने बताया कि एक्स डेस क्या होगा हमारा, एक्स माइनस वी टी के बराबर होगा, लेकिन इसने बताया टाइम क्या हमारा इनवेरिएंट होता है। जब लॉरेंज आया उसने कंसीडर किया जब भी हमारा क्या करता है, अप्रोच करता है सी को, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। उसने बताया कि एक्स कैसे हमारा चेंज होता है, एक्स डेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारा, लॉरेंज फैक्टर आ जाएगा, वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक ना। ये इस तरीके से चेंज होता है। इसी के साथ टी किस तरीके से चेंज होता है, टी डेस क्या हो जाता है हमारा, टी माइनस टी का थोड़ा चेंज होने का तरीका अलग होता है, इसको मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, टी वाले को। एक सेकंड में थोड़ा चेक कर लेता हूँ। ये इक्वेशन होता है हमारा वी एक्स। सपोज कीजिए हमारा एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक ना। ये इक्वेशन होता है हमारा टाइम का, ठीक ना। तो इस तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, लॉरेंज के द्वारा दिया गया। ये इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के थ्रू दिया गया रिलेशन। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, ए प्रोटॉन हैज ए चार्ज q when at rest, when it acquire a velocity c by 2, its charge becomes। आपको ऑलरेडी मैंने बताया क्या होता है, q क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, इनवेरिएंट होता है अंडर द अंडर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो क्या होगा हमारा, क्यू ही होगा। 36 का आंसर ऑलरेडी ये क्वेश्चन करवाया जा चुका है आपको। 37 का आंसर हो जाएगा आपका, ए बीम ऑफ लाइट मूव्स अलोंग राइट विथ स्पीड c, if the earth also moves along the right with speed v, then the speed of the beam of the light relative to earth। क्या गया है कि प्रकाश की एक किरण दाईं ओर c की चाल से चलती है, यदि पृथ्वी भी दाईं ओर v की चाल से चलती है, तो पृथ्वी के सापेक्ष प्रकाश की किरण की चाल क्या होगी। ये पूछा गया 37 का आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होगा, सी ही होगा, क्योंकि सी क्या होता है हमारा, ऑब्जर्वर एंड सोर्स पे क्या करता है हमारा, सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड, ठीक ना, दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, तो क्या होगा, सी ही होगा। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बताया है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग जाके देख सकते हो। द रेस्ट मास ऑफ ए फोटॉन इज, क्या होता है रेस्ट मास फोटॉन का, सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बोलिए एक बार मन में सोच के, जीरो। 39 देख लेते हैं, टू ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर द मूविंग क्लॉक अपीयर्स। जब कोई हमारा क्या हो, सपोज कीजिए हमारा क्या है, ये ऑब्जर्वर है जिसकी वेलोसिटी क्या है, v जीरो है,
एक क्लॉक है जो क्या है हमारा v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसके लिए क्या होगा, ये समय समय की मान क्या हो जाएगा, इसके लिए घट जाएगा। ठीक ना, समय क्या होगा इसके लिए घट जाएगा। किस तरीके से घटेगा इस चीज को देख लेते हैं। इसका जो फार्मूला होता है समय के लिए, क्या होता है हमारा, t इज इक्वल टू टी जीरो अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो लॉरेंस फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसके लिए समय घट जाता है। ठीक ना, क्या होता है, घटने का सेंस क्या है कि रन स्लोली। 39 का आंसर क्या होगा, रन स्लोली। इस बात को याद रखिएगा। समझने का कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज कीजिए सेम समय में अगर ये घड़ी जो है कि स्टेशनरी इसमें होगा, v जीरो होगा तो यहाँ पे चलेगा। तो जब ये v वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये क्या करेगा, इतना ही चलेगा। ठीक ना, जब ये v वेलोसिटी से मूव करेगा, इतना आपको बस समझना है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा बी। 39 के बाद से 40 देख लेते हैं। द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज m जीरो when it moves with a speed 0.6 c it mass is, इसका मास कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक ना, इसमें मैं फॉर्मूला बस लिख दे रहा हूँ। m इज इक्वल टू क्या होता है, m जीरो अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इससे आप लोग निकाल लीजिएगा। v की जगह को कितना रखना है आपको, 0.6 c रखना है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। डॉपलर इफेक्ट इन साउंड इन एडिशन टू रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर also depends on whether the source or observer or both are moving. Doppler effect in light depends only on the relative velocity of the source and the observer. The reason for this is, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका कारण क्या होता है, देखिए डॉपलर इफेक्ट इन साउंड क्या होता है, क्या होता है, जो वेलोसिटी क्या होता है उसके एडिशन के क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर क्या डिपेंड करता है। लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक ना, इसके पीछे रीजन क्या है हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 41 क्या हो जाएगा, इनवेरियंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है हमारा, सी इनवेरियंस होता है। ठीक ना, इसके कारण क्या होता है, हमको ये इफेक्ट देखने को मिलता है डॉपलर इफेक्ट में। अब क्वेश्चन नंबर जो है कि 42 देख लेते हैं हम लोग। 42 क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज डबल ऑफ इट्स रेस्ट मास एनर्जी। देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बोला गया है जो काइनेटिक एनर्जी है हमारा इज डबल ऑफ इट्स रेस्ट मास एनर्जी। क्या है हमारा, टू एम जीरो। ठीक ना, यही क्वेश्चन में बोला गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। रेस्ट मास एनर्जी का क्या है, डबल है। तो मैं यहाँ सीधे लिख देता हूँ 2E0। ठीक ना, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m0c²। ठीक ना, देन द डायनेमिक मास ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ रेस्ट मास m0। डायनेमिक मास क्या होगा, ठीक ना, ये आपसे पूछा गया है। तो जो काइनेटिक एनर्जी हमारा इतना दिया हुआ है, तो टोटल एनर्जी जो ई होता है क्या होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होता है हमारा, रेस्ट मास एनर्जी E0। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए ये किसके बराबर है, 2m0c² के बराबर है। प्लस ये जो रेस्ट मास कितना बराबर होता है हमारा, m0c² के बराबर होता है। टोटल जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा हमारा, 3m0c²। ठीक ना, ये हो गया हमारा ई की वैल्यू। पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया है डायनेमिक मास। डायनेमिक मास पूछा गया तो यहाँ पे क्या होगा, m c² इज इक्वल टू 3m0c²। कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक ना, अब देखिए ये जो हमारा है इसका जो ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए c² से c² क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जो हमारा डायनेमिक मास होगा m किसके बराबर होगा, 3m0 का क्या होगा, बराबर हो जाएगा। सिंपल सा इक्वेशन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक ना, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी का सी आंसर। 43 देख लेते हैं। ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0 मूव्स विथ स्पीड c/√2 इट मास विल बी। सिंपल सा पूरा फार्मूला लगेगा इस पे। ये मैं लिख देता हूँ फार्मूला बस। ठीक ना, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये m इज इक्वल टू m0 √1 माइनस v²/c²। ठीक है, 43 का जो आंसर होगा हमारा डी होगा। आप लोग सॉल्व करके अपना चेक कर लीजिएगा। 44 देख लेते हैं हमारा क्या है कि जो है कि ट्रेन ऑफ 100 मीटर लेंथ, क्या है इसका लेंथ, 100 मीटर लेंथ व्हेन एट रेस्ट इज मूविंग। मतलब कि एल जी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है। विथ वेलोसिटी कितना है इसका, v की वैल्यू कितनी है, 0.8 c है। इट्स लेंथ हैज बीन सीन बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। कोई हमारा स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, इसको जो है कि इसकी लेंथ कितनी दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर कितना है, 44 है। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग सिंपल सा जो फार्मूला है एल का, यहाँ लगा दीजिए, L0 √1 माइनस v² बाई c²।
जब इसको सॉल्व वगैरह करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 60 मीटर आएगा। चलिए मैं कर देता हूँ, 100 हो गया। जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो अंदर रूट कितना हो जाएगा हमारा, 1 माइनस ये हो जाएगा 0.64। जब इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 8/10, ठीक ना, 36 हो जाएगा, सॉरी 36 माइनस होगा तो 6 हो जाएगा। ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60, ऑप्शन बी। 45 देख लेते हैं हमारा, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ई, इट इज इक्विवेलेंट टू एन इनर्शियल मास। टोटल एनर्जी क्या दिया है, ई दिया हुआ है, तो इसका पूछा गया है कि हमारा इसका इनर्शियल मास कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है 45। ये क्वेश्चन जो है कि ऑलरेडी आपको करवाया गया है, ठीक ना। ई बराबर क्या होता है हमारा, एम सी स्क्वायर फार्मूला होता है, सिंपल सा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू हो जाएगी ई बाई सी स्क्वायर, ये हो गया। 46 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा। 46 में बोला गया है, इन द लेबोरेटरी द लाइफ टाइम ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी इतना इज फाउंड टू बी इतना, इट्स प्रॉपर लाइफ टाइम इज, प्रॉपर लाइफ टाइम पूछा गया है, टी जीरो की वैल्यू पूछी गई है आपको, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है दी गई है, टी की वैल्यू दी गई है, आपको फार्मूला लगा देना है आराम से, टी इज इक्वल टू टी जीरो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये सॉल्व हो जाएगा। 46 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 47 देख लेते हैं, two particles are moving in an opposite direction, each with speed 0.9 c. The velocity of one particle relative to another is, सिंपल सा फार्मूला है, इसको मैंने सॉल्व भी करवाया है, ठीक ना। 47 का जो आंसर है हमारा, ऑलरेडी मैंने ऊपर इसको सॉल्व करवाया, क्या है सी इसका आंसर है। इसके बाद से नेक्स्ट वन देख लेते हैं 48, द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, ये क्या है हमारा एम जीरो की वैल्यू है। What will be its mass if it moves 4 by 5 times when velocity will be 4 by 5 times c? सिंपल सा फार्मूला है, m इज इक्वल टू एम जीरो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिएगा। 49 देख लेते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल उस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू डबल ऑफ इस रेस्ट मास एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या दिया हुआ है, डबल ऑफ इस रेस्ट मास एनर्जी, दैट मीन्स कि क्या 2m0 c स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है 49 भी, तो 49 का करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ क्या है, डी है, ऑलरेडी आपने ऊपर सॉल्व किया है, क्वेश्चन रिपीटेड है। अब ये हमारा पार्ट सॉल्व हो गया, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोगों को दिया गया, प्रोवाइड किया गया होगा, यहाँ से आप जाकर सॉल्यूशन को चेक कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा हमको व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, ठीक ना, कभी भी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है इसमें जो थोड़ा सा इसका हायर वर्जन है हमारा, इसका एप्लीकेशन यहाँ से देख लेते हैं, ठीक ना। पूछा गया है कि द मास ऑफ ए फोटॉन इन मोशन, जब मास हमारा क्या होगा, फोटॉन का क्या होगा, जब क्या होगा हमारा फोटॉन गतिमान होगा। तो जब गतिमान होता है तो ई बराबर क्या होता है, आपको पता होगा एम सी स्क्वायर होता है, साथ ही में ई बराबर क्या होता है, ऑलरेडी मैंने बताया था एच न्यू होता है। तो दोनों को बराबर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू, और एम बराबर एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक ना, ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन, सपोज कीजिए जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, इसमें जब कोई लाइट हमारा क्या होता है, इंसिडेंट होता है किसी सरफेस पे, तो सरफेस का क्या होता है, अपना एक वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन होता है। अगर हमारा जो है कि इसको डिफाइन करते हैं वर्क फंक्शन को, W को हम लिखते हैं एच न्यू जीरो। न्यू जीरो को क्या बोलते हैं यहाँ पे, हमारा जो है कि इसको हिंदी में बोलते हैं देहली देहली आवृत्ति, या इसको बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी से अगर हमारा जो इंसिडेंट रेडिएशन है हमारा एच न्यू, न्यू क्या है हमारा ज़्यादा है न्यू जीरो से, तो क्या होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इस सरफेस से क्या बाहर निकलने लगेंगे, ठीक ना। ये हमारा क्या होता है एकदम तुरंत, हमारा तुरंत ऑब्जर्व करेगा, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलने की जो संख्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सरफेस से इजेक्ट होते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं। तो जो अगर सपोज कीजिए दो चीजें होती हैं, लाइट की क्या होती है इंटेंसिटी होती है, लाइट की क्या होती है इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी, और साथ ही में क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। आपने एक चीज यहाँ देखा कि जब हमारा न्यू की वैल्यू क्या होगी, न्यू जीरो से बड़ी होगी, दैट मीन्स न्यू का सीधा रिलेशन क्या होता है एनर्जी से होता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी जब ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे ज्यादा निकलेंगे,
लेकिन इंटेंसिटी का रिलेशन समथिंग एनर्जी से वेव में नहीं होता है। तो अगर इंटेंसिटी को आप इंक्रीज करते हैं ना आप, तो क्या होगा, इसके कारण जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, ये क्या होगा, ये बढ़ जाएंगे, ठीक ना। जब इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं हमारे, क्या होते हैं, वो बढ़ जाएंगे। लेकिन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने पे क्या होगा हमारा, ये इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक ना, ये इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा इस चीज को फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, हो सकता है आप लोग ना समझे हों। देखिए, मैंने बोला कि जब किसी सरफेस पे क्या होगा, हमारा कोई रेडिएशन इंसिडेंट होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एनर्जी एचनी होगी। अगर इसकी एनर्जी क्या, हमारी जो वर्क फंक्शन मटेरियल का है उससे ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड है हमारे, सपोज कीजिए न्यू की वैल्यू खूब ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, यहाँ से जो गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक ना। जितनी ज़्यादा क्या होगी, इसकी न्यू की वैल्यू होगी। लेकिन जो नंबर, क्योंकि एक हमारा फोटॉन के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इजेक्शन होगा। इस इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन का जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा, ये डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी, क्या हमारा एनर्जी का फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी। लेकिन जब नंबर ऑफ हमारे फोटॉन्स, इस सरफेस पे गिरने वाले जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है हमारे, इसकी संख्या बढ़ जाए, तो इस क्या हो जाएगा, हमारा जो इजेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का इस सरफेस से क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हर फोटॉन के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक ना। इससे क्या हो जाएगा, हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन हो रहा है हमारा सरफेस से, क्या होगा, उसके इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो नंबर ऑफ फोटॉन हमारे इंक्रीज हुए हैं, इसी को बोला जाता है इंटेंसिटी। क्या हमारा लाइट, क्या हमारा इंटेंसिटी है। तो जो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है सरफेस से, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। सिटी के, आप जो है कि इसको समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। ये होता है हमारा, इसका आंसर ए हो जाएगा। साथ ही में जो टोटल एनर्जी का फ़ॉर्मूला होता है हमारा, सपोज़ कीजिए जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फ़ॉर्मूला समथिंग जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के लिए, सपोज़ कीजिए एच न्यू एनर्जी का हमारा क्या है, रेडिएशन इंसिडेंट होता है सरफेस के ऊपर। तो ये क्या करता है, समथिंग एनर्जी क्या होगा, यूज़ होगा उसकी जो है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्लियर करने में, एच न्यू 0, ठीक ना। अब प्लस क्या होता है हमारा, बाकी जो एनर्जी होगा क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ये जो है कि काइनेटिक एनर्जी के रूप में उस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा, ठीक ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसको कहीं-कहीं पे लिखते हैं, फाई ज़ीरो भी लिखते हैं, और ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी है। इसको भी देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, द रेस्ट मास ऑफ ए फोटॉन इज़, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 हो गया, मार दीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत लोग जाएँगे सीधा मार के आइंस्टीन चले जाएँगे, आइंस्टीन नहीं, इसको खोज किसने की थी, हर्ट्ज़ ने की थी, ठीक ना। हर्ट्ज़ के प्रेडिक्शन को जो है कि थ्योरेटिकल फॉर्म में, इसकी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, सपोज कीजिए सरफेस पे हो रहा है, गिर रहा है इंसिडेशन फोटॉन, इससे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इजेक्शन हो रहा है, इसको जो है कि फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था हर्ट्ज़ ने। लेकिन इसको क्या किया था इन्होंने, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इन्होंने, क्योंकि उस समय क्या था, क्लासिकल थ्योरी था। तो बाद में इसको एक्सप्लेन करने का काम, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन, पूछे कि एक्सप्लेन किसने किया था, तो क्या होगा हमारा नाम, ये नाम हो जाएगा आइंस्टाइन का। लेकिन इसकी अगर खोज की बात की जाती है कि डिस्कवरी किसने की थी, तो डिस्कवरी की बात आएगी तो क्या आएगा, हर्ट्ज का नाम आएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, फोटान इज क्या है हमारा, फोटान क्या है हमारा, एक क्वांटा ऑफ लाइट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वांटा ऑफ मैटर है नहीं, चार्ज पार्टिकल है नहीं, ये है नहीं, तो क्या होगा, क्वांटा ऑफ लाइट होगा। पूछा गया है कि द मोमेंटम ऑफ ए फोटॉन ऑफ ए वेवलेंथ लैम्डा, इसका मोमेंटम क्या होता है हमारा, सीधा सा डी ब्रोगली का जो इक्वेशन है, डी ब्रोगली का जो इक्वेशन है, इसके थ्रू क्या बताया गया था, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच बाई पी होता है। पी क्या होता है, मोमेंटम होता है, वही पूछा गया है, मोमेंटम ही पूछा गया है, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एच बाई लैम्डा। एच बाई लैम्डा ये हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन करस्पॉन्डिंग टू द विजिबल लाइट ऑफ द मैक्सिमम वेवलेंथ इज नियरली, जो हमारा क्या होता है, द अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाले दृश्य प्रकाश के संगत एक फोटॉन की ऊर्जा लगभग होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ठीक ना, इसका हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से होगा। देखिए, जो फार्मूला होता है हमारा, ये होता है ई इज इक्वल्स टू एच न्यू का फार्मूला, ठीक ना। इस फार्मूला को लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा, क्यों,
क्योंकि जो सी होता है हमारा क्या होता है, न्यू इंटू लेमडा का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ये होता है फ्रीक्वेंसी, ये होता है वेवलेंथ। अब देखिए जो हमारा वेवलेंथ होता है करस्पॉन्डिंग क्या होता है हमारा अधिकतम तरंग दैर्ध्य, मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, आप सभी को पता होगा। इसमें जो विजिबल का जो रेंज होता है उसी से मैं निकाल लेता हूँ। जो विजिबल करे हमारा होता है लाइट, विजिबल लाइट होता है, इसका रेंज आप सभी को याद होगा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। ये 400 नैनोमीटर जो होता है किसका होता है हमारा, ये होता है वायलेट का, वायलेट का, और 700 किसका होता है हमारा, रेड का होता है। ठीक ना? इसको ले जाके यहाँ रख लीजिए, मैक्सिमम का हमारा क्या पूछा है, मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य। तो इसको यहाँ रख लीजिए, ये हो जाएगा 6.64 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू सी की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 पावर 8 हो गया, डिवाइडेड बाई लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 700 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर। इसको सॉल्व वगैरह कुछ करेंगे ना, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट भी करना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसका कन्वर्जन वगैरह कुछ समथिंग करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारा क्या होगा, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटोन करंट। जो हमारा फोटोन करंट होता है किसके इंक्रीज या डिक्रीज होने से उसके उस पे फोटोन करंट पे क्या हमारा इम्पैक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है। देखिए फोटोन इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, ये क्या है, एक तरीके का करंट है। तो करंट जो क्या होता है हमारा, आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। क्यू क्या हमारा चार्ज है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कोई सरफेस इस तरीके से सपोज कीजिए है हमारा, इससे क्या होगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बहुत ज्यादा होगा, सपोज कीजिए खूब सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, करंट ज्यादा होगा। ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब निकलेंगे, सीधा सा मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब निकलेंगे, जब हमारे इसको क्या होगा, खूब सारे फोटॉन्स क्या होंगे, इंसिडेंट होंगे, खूब सारे फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे। ये फोटॉन की संख्या जब ज्यादा होगी तो इसका सीधा संबंध क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इससे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, सी। देखिए यहाँ पे लिखा है डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन बट द डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। लाइट की इंटेंसिटी को जो इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज कर देंगे तो नंबर ऑफ हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बढ़ जाएगा। इजेक्शन बढ़ जाएगा तो सीधा सा बात क्या है, करंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए जो हमारा इंसिडेंट रेडिएशन है E इज इक्वल टू एच न्यू, इसकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं तो ये क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं सरफेस से उनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक ना, ये बढ़ जाएगी। इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एमिटेड अंडर द एक्शन ऑफ द लाइट सपोज दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज हाफ एंड द इंटेंसिटी इज डबल। फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं हम, आधा कर देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यू इज इक्वल्स टू न्यू बाई टू, न्यू डैश इज इक्वल्स टू न्यू बाई टू, एंड इंटेंसिटी को क्या कर देते हैं हम लोग, डबल कर देते हैं, 2I0। देन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। पूछा गया है कि अगर डबल कर देते हैं तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के स्पीड पे। अब देखिए सीधा सा बात है, ये जो आई का संबंध किससे होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे सरफेस से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलते हैं, इसका कोई संबंध उसके क्या होता है, स्पीड से नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी को क्या किया गया है, आधा किया गया है। फ्रीक्वेंसी को आधा किया गया है तो क्या होता है, हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि क्या होता है, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो हमारा एनर्जी है। तो अगर फ्रीक्वेंसी आधी हो गई तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, वो भी तो आधी हो जाएगी। जब एनर्जी आधा हो जाएगा हमारा तो इसके स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग सभी लोग सोचिए इसका क्या इफेक्ट होगा। डिक्रीज कर जाएगी, सीधे इसमें पूछा नहीं गया है तो बस बोल देंगे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक ना, डिक्रीज हो जाएगा। जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा इक्वेशन जो होता है ये होता है हमारा एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो चेंज होने वाला है नहीं। ठीक ना, तो इसके चेंज होने से हमारा यही चेंज होगा, बी क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 10।
If the work function of a material is W and the frequency of the incident light is nu, then there is no emission of the photoelectrons. If यदि धातु का कार्यफलन W है और आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का कोई उत्सर्जन नहीं होगा। मैंने क्या बताया, जो क्या होता है हमारा कट ऑफ हमारा वर्क फंक्शन होता है मटेरियल का, उससे कम हमारा अगर समथिंग होता है, सपोज करो क्या है W इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था, एच न्यू जीरो, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा न्यू जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा W बाई एच। अगर हमारा न्यू क्या है लेस देन न्यू जीरो है तो इससे क्या होगा, कोई उत्सर्जन नहीं होगा। डेट मीन्स कि न्यू क्या हमारा लेस देन क्या है W बाई एच। तो कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ ए लाइट इज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। W इज इक्वल टू एच न्यू जीरो, इसी को लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा जीरो, ठीक ना। इससे आप लोग जो है कि इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ये बता देता हूँ, डी ये हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द कैथोड ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज चेंज सच दैट द वर्क फंक्शन चेंजेस फ्रॉम W1 टू W2। क्या है W1 क्या है लेस देन W2 है। इफ द करेंट बिफोर एंड आफ्टर चेंजेस आर I1 एंड I2, all other conditions remaining unchanged, then assuming H nu greater than W2। तो पूछा क्या गया है आपको कि यदि बदलने से पहले और बाद की प्रकाश धाराएं I1 I2 हों तथा अन्य सभी स्थितियों अपरिवर्तित रहती हैं तो यह मानते हुए कौन सा इसमें से सही होगा, ठीक ना। पहला क्या दिया गया है W1 क्या है लेस देन W2 है, ठीक ना। इसके बाद से क्या किया गया, इंटेंसिटी को क्या कर दिया गया हमारा I1 से I2 कर दिया गया, ठीक ना। तो पूछा गया है कि क्या हमारा इफेक्ट होगा, इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होगा, समथिंग इस तरीके का कोरिलेशन पूछा गया है। तो 12 क्या होगा हमारा, देखिए वर्क फंक्शन जब कम होगा किसी मटेरियल का, ठीक ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा यहाँ पे रेडिएशन इंसिडेंट होगा एच न्यू। एच न्यू का रिलेशन क्या होता है सीधा हमारा वर्क फंक्शन W प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक ना। तो इस केस में क्या होगा हमारा, जब एच न्यू वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा उस मटेरियल का W2 की वैल्यू कम हो जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा हमारा एनर्जी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक ना। लेकिन उसके इंटेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी हमारा है, ठीक ना, इंसिडेंट रेडिएशन का उसका कोई संबंध नहीं होता है इंटेंसिटी के साथ। इसका संबंध होता है सीधे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं इजेक्ट होते हैं सरफेस से। तो हमारा क्या होगा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा I1 I2 ही हो जाएगा, ठीक ना। इंटेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अचीव्ड इन। सिंपल सा हमारा जो क्या है हमारा लाइट एनर्जी को किसमें इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना है, ये हो गया हमारा फोटो सेल। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। 14 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल इज 3 पॉइंट इतना इलेक्ट्रॉन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वही सब सिंपल सा फार्मूला है एच न्यू जीरो। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल इज इतना इतना है हमारा। द वेलोसिटी ऑफ द एजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज, ठीक ना। ये पूछा गया है कि जो एजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे कितना होगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू जीरो और वर्क फंक्शन इज इक्वल्स क्या होता है हमारा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, ये दी हुई है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ जूल में, 6 इंटू 10 पावर माइनस 90। ये दिया हुआ है हमारा एच न्यू की वैल्यू, लेमडा दिया हुआ है तो एच सी अपॉन लेमडा ही लिख देते हैं हम, एच सी अपॉन लेमडा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से आराम से ना एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं ट्रांसफर करके। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। 10 पावर 5। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। पूछा गया है कि एक धातु की सतह को प्रकाश उत्सर्जन के लिए एक निश्चित तीव्रता और आवृत्ति के प्रकाश से आलोकित किया जाता है। यदि आलोकित प्रकाश की तीव्रता को उसके मूल मान का 1/4 कर दिया जाए, ठीक ना, आई को क्या कर दिया जाए, आई 0/4 कर दिया जाए, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि इंटेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं होता है जो इंसिडेंट रेडिएशन होता है, ठीक ना। तो क्या होगा हमारा रिमेन अनचेंज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको डायरेक्ट पूछ दे आपके पेपर में, ठीक ना, आपको इसको कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं आप 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना है हमारा 4000 तरंगदैर्घ्य का एक प्रकाश संवेदी धातु पर आपतित होता है। एक ऋणात्मक 2 वोल्ट का विभव उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को रोक देता है। ठीक ना? पदार्थ का कार्यफलन ई लगभग होगा। कार्यफलन डब्लू पूछा गया है, ठीक ना? डब्लू इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एच सी अपॉन लेमडा, ठीक ना? तो इसका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो आराम से यहाँ से आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना? तो ये इसके वैल्यू आ जाएगी एच सी अपॉन लेमडा, सॉरी यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा है, ये देखिए यहाँ पे ये आपतित है। प्रकाश एक यहाँ पे लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन फोटो सेंसिटिव मेटल, मतलब क्या है इंसिडेंट रेडिएशन है ये इतना एंगस्ट्रॉम का। तो जो हमारा उसकी एनर्जी हो जाएगी, जो इंसिडेंट रेडिएशन है ये हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा, ठीक ना? ये निकाल लीजिएगा इसकी वैल्यू रख के ई की वैल्यू। अब बोला गया है कि एक क्या किया जा रहा है, एक नेगेटिव पोटेंशियल हमको 2 वोल्ट का अप्लाई किया जा रहा है, ठीक ना? तो यहाँ से आपने क्या किया, इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया क्योंकि लैम्ब्डा ऑलरेडी दिया हुआ है ई की वैल्यू में। अब यहाँ से क्या करेंगे आप जो फार्मूला होगा हमारा ई इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा वर्क फंक्शन, ठीक ना? वर्क फंक्शन प्लस क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? ये काइनेटिक एनर्जी हमारा जब हमारा कोई चार्ज q हो उसको जो है कि v विभवांतर पे जो है कि क्या किया जाए एक्सेलरेट किया जाए, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, ये होती है qv, ठीक ना? ये हमारा फार्मूला हो जाएगा w इज इक्वल्स टू ई माइनस क्यू वी। क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, v पोटेंशियल है, इसको रख के आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। सिंपल सा ये फार्मूला है और साथ ही में ये फार्मूला क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना आप लोग को। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा पेन चेंज कर लूँ मैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे हैं, सभी इंटर लेवल के हैं, कोई इस तरीके से ना बोले कि ग्रेजुएशन का है। एक 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन किसी सतह पर गिरते हैं, उससे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 4 इतना है, तो निरोधी विभव सेम सेम क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर भी, ठीक है? अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, ठीक ना? वो तो ऊपर वाला सेम क्वेश्चन था। कहा गया है कि फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ ए मैटर, फिर हमारा डब्ल्यू का वैल्यू दिया गया है, कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द सरफेस, सिंपल सा हमारा, ठीक ना बाबू? एच सी अपॉन लेमडा जीरो निकाल लीजिएगा। 19 के बाद से 20 देख लेते हैं, तो फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड ऑफ ए सर्टेन मेटल इज हमारा 300 एंगस्ट्रॉम है। दैट मीन्स कि क्या हमारा ये दिया गया है लेमडा जीरो की वैल्यू, इफ द रेडिएशन ऑफ द इतना एंगस्ट्रॉम, हमारा क्या है लेमडा की वैल्यू है मेटल। तो बताना है कि आपको कि क्या आपका जो है कि उस सरफेस से हमारा जो है कि इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स का एजेक्शन होगा कि नहीं। सिंपल सा है, आप इसको निकालो। ये होगा हमारा एच सी अपॉन लेमडा जीरो। अगर इसकी वैल्यू लेस देन आती है किसकी, हमारी एच सी अपॉन लेमडा इस वाले वेवलेंथ से, तो क्या होगा इजेक्शन होगा। अगर ज़्यादा आता है तो क्या होगा इजेक्शन नहीं होगा। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा इस फार्मूला का तो निकाल के, एच सी अपॉन लेमडा की वैल्यू ज़्यादा है कि नहीं एच सी अपॉन लेमडा जीरो के। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा। देखिए सिंपल सा यहाँ पे निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक ना? हम झूठे आपको बता रहे हैं निकालने निकालने की। आप लोग खुद समझ गए होंगे कि अब तक हम ही गलती बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा ये। एचसी से एचसी खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन इस तरीके से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेमडा जीरो क्या हो जाएगा हमारा? ग्रेटर देन लेमडा। अगर हमारा जो लेमडा जीरो की वैल्यू है ज़्यादा बड़ी होगी लेमडा से, तो क्या होगा हमारा इजेक्शन होगा हमारे सरफेस से। तो लेमडा वैल्यू की वैल्यू कितनी है 3000 क्या है एंगस्ट्रॉम है, जो क्या है ज़्यादा है हमारे 2000 एंगस्ट्रॉम से। तो सिंपल सी बात है कि उस सरफेस से क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। 21 देख लेते हैं। 10 photons each of energy 1 electron volt are incident on a metal surface of work function 2 electron volt. The number of photons emitted will be, बोला गया है कि जो 10 फोटॉन्स है हमारे कितने 10 फोटॉन्स ईच ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले 10 फोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाली धातु की सतह पर आपतित होते हैं।
उत्सर्जित फोटॉन की संख्या क्या होगी? आपको बस ये बताना है, ठीक ना? तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें देखिए सिंपल सा हमारा फ़ॉर्मूला लगेगा। पहले आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 21 ही है, ठीक है? 21 ही है। देखिए, कहा गया है कि 10 फोटॉन्स ईच ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 गो हमारे क्या है, फोटॉन है, ठीक ना? जिसकी एनर्जी क्या हमारी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ईच की। किसी मेटल सरफेस पे गिर रहे हैं जिसका वर्क फंक्शन क्या है हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आप ही बताइए ना, जब W की वैल्यू जो वर्क फंक्शन है हमारा, वही क्या है, ज़्यादा है विथ कंपेयर टू जो हमारा इंसिडेंट आपतित हमारा क्या है, फोटॉन की एनर्जी है, तो यहाँ से कोई एजेक्शन होगा? नहीं होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको देख लीजिएगा। क्या होगा? कोई एजेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा, व्हेन ए ऑरेंज लाइट फॉल्स ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस द फोटो करंट बिगिंस टू फ्लो, ठीक है? द वेलोसिटी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर व्हेन द सरफेस इज हीट बाय, पूछा गया है क्या हमारा, एक लाइट है जिसका क्या है, ऑरेंज है हमारा, ठीक ना? इसको जब ये हीट करता है सरफेस को, क्या होता है, फोटो करंट निकलने लगता है। अभी हमने बताया था कि जो हमारा वेवलेंथ होता है विजिबल का क्या हमारा, 4000 से 400 से सॉरी, ऊपर देख लेते हैं, 4000 नहीं था हमारा, कितना था, मैंने यहाँ लिखा था कहीं पे, कहाँ गया, ये देखिए, 400 से 700 नैनोमीटर होता है हमारा, एंगस्ट्रॉम छोड़िए, नैनोमीटर में लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है? ये जो नैनोमीटर हमारा होता है 700 वाला, ये होता है रेड का, ये होता है रेड का, ये होता है वायलेट का, ठीक ना? आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि हमको क्या करना है, द वेलोसिटी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर व्हेन द सरफेस इज हीट बाय कौन, जिसकी वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा, जिसकी वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जिसके जो है कि वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वेवलेंथ की वैल्यू किसकी कम है? ये वाले की कम है, वायलेट की। तो इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इट मीन्स ये अगर हमारा सरफेस को हिट करेगा, तो इससे क्या होगा, हमारा ज़्यादा निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, वायलेट। बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया आपको, समझ गए होगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। पूछा गया है कि द लाइट ऑफ 500 एंगस्ट्रॉम फॉल ऑन द फोटोसेंसिटिव प्लेट विद द फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन इतना, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना? एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, इससे लगा लेना आपको, ठीक ना? ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मे भी हो सकता है पेपर में पूछ दे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना? द वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस, ये हमारा वर्क फंक्शन दिया है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन बी कॉजेस फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन फ्रॉम द सब्सटेंस इज अप्रोक्सीमेटली, तो इसमें हम चेक कर लेंगे, ठीक ना? ये हमारा वर्क फंक्शन दिया गया है। अगर हमारा इंसिडेंट हमारा सपोज कीजिए, हम 400 ले लेते हैं नैनोमीटर, इस पे हम निकाल लेंगे हमारा जो इंसिडेंट रेडिएशन है। अगर इसकी वैल्यू क्या आती है, 4 से ज़्यादा आती है, तो क्या होगा, ये इजेक्शन देगा। 700 पे निकाल लेंगे नैनोमीटर पे, अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो नहीं देगा। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मैं बस आंसर सिंपल सा हमारा इक्वेशन है, मैं लिख देता हूँ बस। ये हमारा हो जाएगा, क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रकाश की वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो इस पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का कारण बन सकती है। तो सिंपल सा हमारा लैम्ब्डा का जो फॉर्मूला हो जाएगा, मैक्सिमा इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन, ये हो जाएगा आपका एच सी अपॉन डब्लू, ठीक ना? एच सी अपॉन डब्लू, ये फार्मूला इसमें रख के देख लीजिएगा आप कितना आ रहा है, सिंपल सा फार्मूला है बस। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया था कॉम्पोटेंस शिफ्ट डिपेंड्स, जो हमारा कॉम्पोटेंस शिफ्ट होता है जिसको लिखते हैं डेल्टा लेमडा, ये होता है लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम जीरो सी 1 माइनस कॉस थीटा, ये कुछ फार्मूला इस तरीके से होता है। एक सेकेंड, मेरा लैपटॉप लैग तो नहीं कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है? ये हमारा सिंपल सा फार्मूला होता है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने लिख दिया है इसको। 1 सेकेंड, ये आ नहीं रहा है, ठीक है? ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, सभी की सभी चीज़ें क्या है, इसमें फिक्स ही दिख रहा होगा आपको।
क्या-क्या फिक्स दिख रहा है यहाँ पे? m0 फिक्स है, c फिक्स है, h फिक्स है। तो जो ये कॉम्पोनेंट हमारा शिफ्ट होता है किस पे हमारा ओनली जो थीटा की वैल्यू होती है, ठीक ना? जो क्या होता है हमारा 25 का आंसर हो जाएगा एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक ना? एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा क्या है हमारा? एंगल ऑफ स्कैटरिंग है। इस फार्मूले को याद कर लेना है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक ना? इसको देख लीजिएगा। 26 देख लेते हैं हम लोग। द मैक्सिमम कॉम्पोनेंट शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट होता है किसके? जो मैक्सिमम शिफ्ट होता है हमारा, ठीक ना? ये फार्मूला हो जाएगा 26 का, हो जाएगा डी, ऑल द अबव। फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, मटेरियल ऑफ द टारगेट और साथ ही में एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक ना? इन सभी पे क्या होता है हमारा मैक्सिमम कॉम्पोनेंट शिफ्ट क्या करता है? डिपेंड करता है। मटेरियल पे डिपेंड करेगा ही, ठीक ना? थोड़ा 1 सेकंड रुक जाइए, किसी का मैसेज आ रहा है ग्रुप में ऐड करने के लिए। सॉरी, थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, मैंने क्वेश्चन को ही उल्टा पढ़ दिया, ठीक ना? थोड़ा ज़्यादा होता है ना तो मुँह थक जाता है बोलते-बोलते, इसलिए थोड़ा-सा कभी-कभी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा था गूगल मीट पे क्लास लेना सही रहेगा। अब देखिए मैंने इस पे क्या पढ़ा कि मैक्सिमम कॉम्पिटेंस सीट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, किसके इंडिपेंडेंट होता है? ऑलरेडी आपने देखा कि जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग होता है इस पे डिपेंड करता है। तो ये वाला हो सकता है, हम समझ रहे हैं, सपोज़ करते हैं ये हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑल द अबव भी नहीं होगा। लेकिन इस पे भी क्यों नहीं होगा? पूछा गया है लैम्ब्डा मैक्सिमम पूछा गया है, ठीक ना? डेल्टा लैम्ब्डा मैक्सिमम। तो ये हमारा एच अपन क्या है? m0 c है। मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी 180 डिग्री होगी, तो cos 180 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1, ये क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक ना? 1 सेकंड, बैटरी डाउन हो रहा है मेरा। ठीक है, मैंने डिस्चार्ज में लगा लिया, अब हो गया। देखिए इसमें मैंने बताया कि 100 तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो हमने थीटा की वैल्यू भी क्या कर दिया? फिक्स ही तो कर दिया 180 डिग्री। तो ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्या होगा हमारा? ऑल द अबव, किसी चीज़ पे क्या करेगा? डिपेंड नहीं करेगा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ठीक से देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं अब हम लोग। पूछा गया है इन ए कॉम्पटन इफेक्ट इन एक्स-रे बीम ऑफ वेवलेंथ 2.4 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन ए एल्यूमीनियम टारगेट। If the secreted photon appears at 60 degree, then the wavelength of the secreted photon is, जो हमारा secreted photon है उसका wavelength क्या होगा, ये पूछा गया है, ठीक ना? अब कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसमें क्या होता है, एक लाइट फोटॉन इस तरह से इंसिडेंट होता है इसके ऊपर। इसके बाद से क्या होता है, फोटॉन इस तरीके से सेक्रेटेड होता है हमारा, साथ ही में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इधर को आ जाता है। तो ये क्या होता है हमारा ट्रांसफर ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी होता है। यहाँ पे अगर एनर्जी हमारी क्या है, एच न्यू है, और यहाँ पे क्या हमारा एच न्यू डैश है, तो ये एनर्जी क्या होगी, न्यू डैश क्या होगी, ऑलवेज लेस देन न्यू होगी। दैट मीन्स कि हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या होगा हमारा, लेमडा क्या होगा हमारा, लेस देन क्या होगा हमारा, सॉरी यहाँ पे हम यहाँ से लिख सकते हैं एच से सी अपन क्या होगा हमारा, लेमडा लेस देन, लेमडा डैश लेस देन सी अपॉन लेमडा। ये हो जाएगा हमारा लेमडा लेस देन लेमडा डैश, ये हो जाएगा रिलेशन, ठीक ना? साथ ही में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये एनर्जी थोड़ा सा पार्ट क्या होता है, इधर को ट्रांसफर हो जाता है, ठीक ना? तो ये हमारा कॉम्पटन इफेक्ट होता है। इसमें पूछा गया है कि कॉम्पटन प्रभाव में 2.4 एंगस्ट्रॉम तरंग की एक्स-रे किरण एल्यूमीनियम के लक्ष्य पर आपतित होती है यदि प्रकर्णित फोटॉन 60 डिग्री पर, थीटा की वैल्यू दिया गया है हमारा कितना, 60 डिग्री। साथ ही में जो आपतित हमारा क्या है, क्या है हमारा आपतित प्रकाश की किरण है, मतलब कि लैम्ब्डा की वैल्यू क्या है, दी गई है 2.4 एंगस्ट्रॉम। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, 1 सेकंड, थोड़ा-सा कोई कॉल कर रहा है मुझे, ठीक है? चलिए, पूछा गया है लैम्ब्डा डैश की वैल्यू, तो आपको मैंने क्या बताया था, डेल्टा लैम्ब्डा और लैम्ब्डा डैश माइनस लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन m0c 1 माइनस कॉस थीटा। सभी चीजें दी हुई हैं, रख के निकाल लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। 28 देख लेते हैं। इन ए कॉम्पटन इफेक्ट द इंसिडेंट एक्स-रे फोटॉन हैज एनर्जी इतना, इफ द एनर्जी ऑफ द सेक्रेटेड फोटॉन इज 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन इज। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। 27 हो गया है ना, 27 हो गया, ठीक है। 28, अब देखिए जो हमारा फार्मूला होता है ये क्या होता है हमारा, टू, ये हो गया लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन m0 c 1 माइनस कॉस थीटा।
ठीक है, ये सिंपल सा फार्मूला होता है। इसमें जो है कि सॉरी 28 है हमारा, है ठीक ना? 28 क्वेश्चन है। देखिए, ये जो एनर्जी होता है हमारा, एच न्यू जो क्या होता है, जो एनर्जी इंसिडेंट होता है, 2 पार्ट में यूज़ होता है। पहला क्या होता है हमारा, एच न्यू डैश सेक्रेटेड हमारा क्या होता है, फोटॉन होता है। प्लस सम पार्ट क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है हमारे इलेक्ट्रॉन को, ठीक ना? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको दिया गया है कि क्या है हमारा कंपोनेंट, इंसिडेंट एक्स-रे फोटॉन की एनर्जी क्या है, 12.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और साथ ही में जो हमारा सेक्रेटेड फोटॉन है, इसकी एनर्जी क्या है हमारा, 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपसे पूछा गया है इसकी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी सीधा पूछा गया है, ठीक ना? यहाँ पे लिख लेता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर, सीधे माइनस कर लीजिए भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। 12.4 माइनस 6.4 निकालेंगे तो समथिंग कुछ इसकी वैल्यू आएगी, जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए 29 देख लेते हैं। कंपोनेंट इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ, क्या होता है हमारा, किससे एसोसिएटेड होता है कंपोनेंट इफेक्ट? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है कि हमारा क्या है, 29 है, 29 है। इसमें देखिए जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं हमारा क्या होता है, एच न्यू होता है। ये क्या होता है, गामा रेस होते हैं हमारे, गामा रेस, बीटा रेस नहीं होते, कैथोड रेस नहीं होते हैं, विजुअल रेस नहीं होते हैं, ये होते हैं गामा रेस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद कर लीजिएगा कि कॉम्पटन इफेक्ट हमारा किससे एसोसिएटेड होता है, गामा रेस से। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, तो मैक्सिमम वेवलेंथ चेंज इन द कॉम्पटन इफेक्ट, वही थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 180 डिग्री हो जाएगी, इसको निकाल लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 31 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। द लिमिटिंग वेवलेंथ ऑफ ए फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन फॉर ए मेटल हैविंग वर्क फंक्शन इतना, वर्क फंक्शन दिया हो गया है हमारा, ठीक ना? क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया है लिमिटिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ पूछा गया है। सिंपल सा फार्मूला है, डब्ल्यू अपन क्या हो जाएगा हमारा, एच सी अपन लेमडा, क्या है हमारा इसकी वैल्यू, लेमडा जीरो। लेमडा जीरो की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, सिंपल सा इक्वेशन है। फोटॉन एस एनर्जी इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट इस वेवलेंथ, सिंपल सा फार्मूला है। एनर्जी दिया है कितना हमारा, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एच बाई पी होता है। इसी को लिख सकते हैं एच अपॉन पी की क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर, क्या होता है हमारा, पी स्क्वायर अपॉन 2m में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। पी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2m के, यहाँ रख लीजिए 2m के। अब आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है इसकी एनर्जी, ठीक ना? इसको जो है कि आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻−19। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, एनर्जी दिया हुआ है ना इसकी, वेवलेंथ निकालना, ठीक है। इस फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। एक फार्मूला और है हमारा, ठीक ना? इस फार्मूले को जो है कि लगा के भी क्या आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। इसको मैं बता देता हूँ आपको। ये फार्मूला आपका होता है इस तरीके से, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, वही सिंपल सा हमारा इक्वेशन होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे, ई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एच न्यू होता है। इसी को लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, या लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन, ठीक ना? इस फार्मूला से निकालिए, या चाहे तो मन करे इस फार्मूला से निकालिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना रखना पड़ेगा, जो है कि मास, ठीक ना? सॉरी, इसमें यहाँ ये नहीं लगेगा, यहाँ पे फोटोन की बात हो रही है ना, फोटोन की बात हो रही है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये यहाँ पे फोटोन की बात हो रही है, तो फोटोन का मास जो है कि यहाँ पे हमको नहीं पता है, रेस्ट मास जीरो ही होता है, तो ये वाला फार्मूला आपका लगेगा, ठीक ना? ये फार्मूला नहीं लगेगा, इसको काट दीजिएगा। ये हमारा जो फार्मूला इज इक्वल टू एच न्यू फार्मूला है, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 33, ये फोटोन रिकॉल्स बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन विल बी। 33 का जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा, वही जो लगा दीजिएगा उसको। इसमें कहा गया है कि एक फोटॉन विराम में स्थित इलेक्ट्रॉन से टकराकर वापस प्रक्षिप्त होता है, फोटॉन का तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होगा। वापस क्या होता है, ये इस तरीके से टकराता है और वापस क्या होता है, प्रक्षिप्त हो जाता है। स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन रिकॉल्स बैक, ठीक ना? तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा हमारा, सपोज कीजिए कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। फॉर्मूला में रख लीजिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं।
दूसरा है कि हमारा कैन कंपोनेंट इफेक्ट बी ऑब्जर्व विद द विजिबल लाइट, विजिबल लाइट से ऑब्जर्व नहीं होगा, सिंपल सी बात है, गामा रे यूज करते हैं इसमें, अभी मैंने ऊपर बताया आपको। तो 34 का आंसर क्या होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें गामा रेस को यूज किया जाता है, गामा रेस। 35 देख लेते हैं, एनर्जी ऑफ ए फोटोन वेवलेंथ इतना एंगस्ट्रॉम कुड बी। इसका जो है कि फोटोन की बात की गई है, फिर वेवलेंथ दिया हुआ है, तो हमारा वही फार्मूला लगेगा, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, लगा के निकाल लीजिएगा। 36 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इज इनकरेक्ट, पूछा गया इनकरेक्ट कौन सा है। फोटान मास रेस्ट मास इज जीरो, सही है। मोमेंटम ऑफ फोटान इज एच न्यू अपॉन सी, सही है। ई इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? एच न्यू, और ई इज इक्वल टू क्या होता है? पी सी इज इक्वल टू एच न्यू। तो पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? एच न्यू बाई सी, सही है। फोटान एनर्जी इज एच न्यू, सही है। फोटान एग्जैक्ट नो प्रेशर, गलत है ये, ठीक ना। फोटान क्या करता है? प्रेशर एक्सेट करता है, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी? 1/3 यू होता है। यू क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी होता है, और ये हमारा प्रेशर डेंसिटी, ठीक ना। प्रेशर डेंसिटी बराबर 1/3 यू। अगर हमारा होरिजेंटल होगा तो क्या होगा? यू के बराबर होगा। आपको ऑलरेडी रेडिएशन वाले चैप्टर में इसको बताया गया है। 37 देख लेते हैं हमारा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फॉल्स, कितना एंगस्ट्रॉम है इसकी वैल्यू? 6.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, परावैगनिक किरण इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाली, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या हमारा जो कॉम्पोनेंट इफेक्ट है, इसको क्या किया? एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। 39 देख लेते हैं, इफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज 4 टाइम्स इट्स वेवलेंथ वुड बी, इसका वेवलेंथ क्या होगा हमारा? पूछा गया है, इसकी ऊर्जा क्या दिया गया है, सिंपल सा फार्मूला वही हमारा, इज इक्वल टू क्या हमारा? एच न्यू से निकाल लीजिएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, क्या होता है हमारा? ओनली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मीन्स डिस्प्लेसमेंट फार्मूला लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ऑलरेडी आपने पढ़ा है। द वेवलेंथ ऑफ ए डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल एट रेस्ट, सिंपल सा हमारा एच अपॉन एम बी। मैटर वेव्स क्या होते हैं हमारे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैटर वेव्स क्या होते हैं हमारे? ये 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आप लोग सोच के बताइए 43 का आंसर क्या होगा? ये होता है प्रोबेबिलिटी वेव्स, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन पे क्या लगता है हमारा? क्वांटम मैकेनिक्स लगता है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या प्रोबेबिलिटी की बात करता है, तो मैटर वेव्स क्या होते हैं हमारे? प्रोबेबिलिटी वेव्स होते हैं। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू, किससे हमारा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये डिफ्रैक्शन से हमारा रिलेटेड है। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? डिफ्रैक्शन। आप नोट्स में जाके इन चीजों को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल भी, तो इसका क्या फार्मूला होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, ये वाला, ठीक ना। अब देखिए इसमें होता क्या है, जब वैल्यू वगैरह रख के चेंज करते हैं ना, तो हमारे इस टाइप का कुछ आता है। ये होता है अंडर रूट 150 बट्टा भी एंगस्ट्रॉम, और इसी को लिख सकते हैं हम लोग 12.27 एंगस्ट्रॉम बटा अंडर रूट भी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम लोग, एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज ए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इतना, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज, सिंपल सा इक्वेशन है हमारा, ठीक ना। इसमें जो है कि आप आराम से इसको जो है कि देखिए क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन बीम काइनेटिक एनर्जी इतना दिया है, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज। 46 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये दिया हुआ है आपको, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इतना, तो यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिएगा वही ऊपर वाला जो फार्मूला है हमारा, ठीक ना। ये हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 12 कितना है? 2.7 बटा अंदर भी, सॉल्व हो जाएगा। ये डी ब्रेगली वाला हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है 47, इसका बी आंसर होगा। 48 देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48। 48 का हमारा जो है कि बोला गया है कि एम द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एम द्रव्यमान का एम द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन भी विभवांतर से त्वरित होता है, उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा होती है, तो समानांतर विभव इतना समथिंग दिया है, ठीक ना। 48 का जो आंसर है जाके एक्सप्लेनेशन से देख लीजिएगा, इसका बी होगा, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। 49 देख लेते हैं हमारा, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। 50 का देख लेते हैं, आंसर क्या है हमारा कि एक फोटॉन अल्फा कट को समानांतर समान विभवांतर पर त्वरित किया जाता है,
उनकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा? सिंपल सा लैम्ब्डा का फ़ॉर्मूला क्या था? 12.27 एंगस्ट्रॉम पता क्या था हमारा? अंडर रूट वी। विभवांतर की वैल्यू सेम है साथ ही में क्या है हमारा एक प्रोटॉन है और दूसरा क्या है हमारा अल्फा कण है। तो इसका जो फ़ॉर्मूला होगा हमारा, ठीक ना? इस पे क्या होता है जो चार्ज होता है, सपोज़ कीजिए ये फ़ॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक ना? इसमें लगेगा फ़ॉर्मूला हमारा लैम्ब्डा इज़ इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2 m क्यू v। इस फ़ॉर्मूला के थ्रू कर लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 51 देख लेते हैं हम लोग कितने क्वेश्चन्स हैं इसमें? ठीक है चलिए, 51 हो गया 57 क्वेश्चन है, 51 देख लेते हैं, 51 हमारा ठीक है, 51 का डी होगा, सॉल्व कर लीजिएगा। लैम्ब्डा इज़ इक्वल्स टू क्या होता है? h/p होता है हमारा, h/p डी हो जाएगा। ये क्या करता है? डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या एस्टेब्लिश हुआ हमारा? 53 का आंसर क्या हो जाएगा? वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का क्या हमारा? वेव नेचर को एस्टेब्लिश किया गया पार्टिकल का। नेक्स्ट वन देख लेते हैं द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्ब्डा ऑफ अ पार्टिकल इन कंटीन्यूटी रिलेटेड टू सिंपल सा हमारा इक्वेशन है क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी। ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया आप लोग को। 55 देख लेते हैं हमारा, 55 का आंसर हो जाएगा बी। बी सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। 56 देख लेते हैं हमारा, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, प्रोपोर्शनल टू इट्स एनर्जी, प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। सही है। द वेवलेंथ ऑफ a de Broglie wave associated with a moving particle is independent of its मास पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मोमेंटम पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक ना? 57 का आंसर हो जाएगा आपका 57 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है मैक्सिमम हमने क्वेश्चन कर लिया, इन सभी का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, जाके यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से हमने जो रिलेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट है पूरा खत्म कर दिया। अब हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स है हमारा, ठीक ना? क्वांटम मैकेनिक्स का जो भी हमारे न्यूमेरिकल से सेक्शन नंबर 4 में मैं दिखा देता हूँ बस। उसको कंप्लीट करेंगे और साथ ही में जो बच्चे अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस है हमारा। फीस कम कराने की आप लोग बात ना कीजिए, ठीक ना? नहीं तो मैं फिर ब्लॉक कर दूँगा आप लोग को। सेक्शन नंबर 4 है, यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।